नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा। मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 6 दिन का महत्वपूर्ण विदेश दौरा आज यानी कि 19 मई से शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी सबसे पहले जापान में G7 की बैठक में हिस्सा लेंगे। यह बैठक जापान की अध्यक्षता में हो रही है। इसके बाद प्रधानमंत्री पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर रहेंगे। दौरे पर जाने से पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि वो G7 की बैठक में हिस्सा लेने जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा से मुलाकात को लेकर बेहद उत्सुक हैं। साथ ही उन्होंने पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया दौरे की योजना के बारे में भी जानकारी दी है। प्रधानमंत्री ने G20 में भारत की अध्यक्षता का जिक्र करते हुए G7 की बैठक में अपनी उपस्थिति को महत्वपूर्ण बताया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं G7 देशों और अन्य आमंत्रित भागीदारों के साथ दुनिया के सामने आने वाली चुनौतियों और उन्हें सामूहिक रूप से संबोधित करने की आवश्यकता पर विचारों का आदान प्रदान करने के लिए बेहद उत्साहित हूं। इस दौरे में प्रधानमंत्री हिरोशिमा G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले कुछ नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन G7 में तो शामिल होंगे, लेकिन उनका ऑस्ट्रेलिया का दौरा रद्द हो चुका है। उसके बाद सिडनी में होने वाली क्वाड की बैठक भी रद्द कर दी गई। बाइडेन ने अपना दौरा अमेरिका में चल रहे आर्थिक संकट के मद्देनजर किया है। भारत को एक समय में गुट निरपेक्ष समूह का नेता माना जाता था, जिसमें तीसरी दुनिया के देश शामिल होते थे। वो देश जिन्हें आज ग्लोबल साउथ का नाम दिया जाता है। आज भारत उभरती हुई महाशक्तियों जैसे चीन, रूस और पहले से स्थापित महाशक्तियों जैसे अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय देशों के साथ बात करता हुआ नजर आता है। G7 शिखर सम्मेलन में भारत को अतिथि देश के तौर पर आमंत्रित किया गया है। G7 संगठन में फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, इटली और कनाडा और यूरोपीय संघ शामिल हैं। इससे पहले पीएम मोदी ने बीते साल 27 जून को जर्मनी में G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया था। G7 में भारत को बीते कुछ साल से बुलाया जा रहा है, लेकिन इस बार उसकी स्थिति और भी मजबूत है, क्योंकि वहां पर वो G20 के अध्यक्ष देश के तौर पर शामिल होने जा रहा है। आज के समय में G20 G7 से ज्यादा प्रभावशाली समूह है। यहाँ पर सिर्फ यही चर्चा नहीं होगी कि G7 क्या करेगा, बल्कि G7 जब G20 में आएगा तो वो क्या कर सकता है, इस पर भी भारत के प्रधानमंत्री बात जरूर करेंगे। यह ऐतिहासिक दौरा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के लिए रवाना हो चुके हैं। 3 देशों का दौरा, 6 दिन की यात्रा काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। 6 दिन की यात्रा में 40 से ज्यादा कार्यक्रम, 2 दर्जन से ज्यादा वैश्विक नेताओं से बातचीत करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, यानी कि काफी बिजी शेड्यूल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहने वाला है। जापान से पापुआ न्यू गिनी के पोर्ट मोरेस्बी जाएंगे प्रधानमंत्री। भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली आधिकारिक यात्रा होगी, जो काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। आपको बता दें कि G7 में कई अहम मुद्दे होंगे जिन पर चर्चा होगी, विचार विमर्श होगा। चाहे परमाणु निरस्त्रीकरण की बात हो, आर्थिक मजबूती और सुरक्षा, क्षेत्रीय मुद्दे, जलवायु, ऊर्जा, खाद्य, स्वास्थ्य और विकास। मौजूदा वक्त में ये तमाम बड़े मुद्दे हैं। माना जा रहा है कि इस पर G7 देशों से अहम बातचीत होगी। हालांकि क्वाड की बैठक को निरस्त कर दिया गया और इसके पीछे की वजह बताई जा रही है कि अमेरिका में जो आर्थिक संकट है, उसकी वजह से जो बाइडेन क्वाड की बैठक में शामिल नहीं होंगे, और यही वजह है कि क्वाड की बैठक को रद्द कर दिया गया है। लेकिन G7 की यह बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, जिसमें क्षेत्रीय मुद्दे तो शामिल होंगे ही, जलवायु, ऊर्जा, खाद्य, स्वास्थ्य और विकास समेत आर्थिक मजबूती और सुरक्षा के मुद्दे भी शामिल होंगे। यहाँ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रधानमंत्री का ये दौरा आखिर भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात अपने आज के सभी सम्मानित अतिथियों से। मेरे साथ पूर्व राजनयिक मंजू सेठ जी इस कार्यक्रम में शामिल हैं। महेश वर्मा जी, प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी चर्चा का हिस्सा हैं। जबकि जयकरण वर्मा साहब, आप कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। शुरुआत मैं मंजू सेठ जी आपसे ही करना चाहूंगा। G7 बैठक के लिए पीएम गए जापान, लेकिन टेंशन में है चीन और पाकिस्तान। आपकी आवाज नहीं आ रही, प्लीज रिपीट करिएगा क्वेश्चन प्लीज। मैडम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के लिए रवाना तो हो गए, लेकिन चीन और पाकिस्तान की टेंशन अब बढ़ती जा रही है। हाँ, वो तो थोड़ा बहुत उनको तो है ही, क्योंकि क्वाड उनको लगता है कि उनकी अगेंस्ट डायरेक्टेड है। और G7 मीटिंग में भी उनको, क्योंकि स्पेशल इनवाइटी गए हैं, गेस्ट गए हैं प्राइम मिनिस्टर, तो ये
थोड़ा उनको तो परेशानी होगी जी। कि इंडिया इस लेवल पे है कि उनको बुलाया जा रहा है वहाँ पे मीटिंग्स में और उनको नहीं बुलाया गया है। वो तो होगा उनके लिए थोड़ा बहुत, लेकिन साथ ही में हमें हमने कंपेयर नहीं करना, अपना देखना है कि हम कहाँ पे हैं। और पीएम मोदी ने कहा भी है कि हम क्योंकि G20 के प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है इस वक्त, तो इसलिए एक इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है G20 भी, और G7 को ही एक्सपैंड करके G20 बनाया गया था। और इंडिया का प्रेजेंस वहाँ पे और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का प्रेजेंस वहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण मैसेज भी देता है। और जैसे हमारे पीएम ने कहा भी है कि वो किन मुद्दों पे जो बात करेंगे वो बहुत ही रेलेवेंट है इस वक्त, पूरे वर्ल्ड के सामने जो इश्यूज हैं उनको डिस्कस किया जाएगा। और ये बिल्कुल एक मुझे लगता है डिलीवरेबल्स होंगे इसमें, क्योंकि सब लोग सब जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो इस वक्त उस पे एक वो दे रहे हैं तवज्जो कि हमें एक सोल्यूशन करना, सोल्यूशन हैज टू बी फाउंड कि जितने मुद्दे और जितने इश्यूज हैं, जितने मुश्किलें दुनिया के सामने हैं, इनको मिलके उनका समाधान निकालना होगा। अक्षय मैम, सबसे बड़ा मुद्दा आपको क्या लग रहा है कि जिस पर सभी देशों का फोकस हो सकता है, खासतौर पर भारत का अगर जिक्र करें? हाँ, एक तो आप डिसआर्मामेंट, न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट से भी होगा, टेररिज्म से भी होगा, सिक्योरिटी पे होगा, एंड फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, सेफ इंडो पैसिफिक एंड सिक्योरिटी की जो हमने एम्फेसिस दी है। और क्वाड में भी इस दफा पहली दफा सिक्योरिटी की कुछ डिस्कशन हुई है। सिक्योरिटी की तरफ से ही बनाया गया था ओरिजिनली, लेकिन फिर फोकस इकोनॉमिक हो गया था उसका, क्वाड का। लेकिन अब वापस सिक्योरिटी पे फोकस कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि एक सम रिपोर्ट के हिसाब से एक मीटिंग होगी क्वाड की लीडर्स की हिरोशिमा में ऑन द साइड लाइन्स ऑफ G7। तो मुझे लग रहा है कि ये मेन समिट शायद जो कैंसिल हो गया है ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन ऑन द साइड लाइन्स अगर मीट करते हैं तो जरूरी ये एक इम्पोर्टेंट मीटिंग होगी। और इससे हमारी जो इंटरेस्ट सिक्योरिटी एंड पूरा इंडो पैसिफिक इंडियन ओशन में बहुत जरूरी है कि वहाँ पे सिक्योरिटी कायम रखी जाए और फ्री एंड ओपन नेविगेशन को इंश्योर किया जाए। बिल्कुल मैम, लेकिन जो जानकारी निकलकर सामने आ रही कि क्वाड की बैठक को रद्द कर दिया गया है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन नहीं पहुंच पाएंगे, जिसके चलते इस बैठक को रद्द कर दिया गया है। लेकिन मैं महेश वर्मा जी आपसे समझना चाह रहा हूं कि G7 देशों से ज्यादा समर्थन जुटाना ये कितनी बड़ी चुनौती होगी प्रधानमंत्री के लिए, हालांकि बेहद पॉजिटिव एनर्जी के साथ वो रवाना हुए हैं। नहीं, ये तो हम सब भारतीयों के लिए ये एक ऐतिहासिक दिन है। G7 जो है विशेष रूप से भारत के प्रधानमंत्री को वहां आमंत्रित किया है। और आज की जो स्थिति परिस्थिति बनी हुई है, रूस और यूक्रेन का जिस तरह से युद्ध छिड़ा हुआ है, या आप जिस तरह से सूडान में स्थिति बनी हुई है, कोरोना के बाद जो आर्थिक स्थिति जो है वो पूरे विश्व में जिस तरह से मंदी है, उसमें कहीं भारत जो है वो कहीं अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और अब सारी निगाहें जो है कुछ हद तक भारत ऊपर टिकी हुई है। भारत के प्रधानमंत्री अगर G7 में जाते हैं और उनसे कहीं कोई राय मशवरा ये शक्तिशाली देश ले रहे हैं, भारत के लिए इससे बड़ी उपलब्धि और क्या होगी। हम भारतवासियों के लिए एक गर्व का पल है। जी। और बड़ा ऐतिहासिक दिन है आज का। तो मैं समझता हूँ तो सबसे पहले तो कि यही एक हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, बड़ी उपलब्धि है भारत का कोई प्रधानमंत्री G7 मीटिंग में कहीं पार्टिसिपेट करने, और उसकी महत्व और उसकी अहमियत को जो है कहीं ना कहीं G7। ठीक है सर, आपकी आवाज थोड़ी सी डिस्टर्ब कर रही है, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। जयकरण वर्मा साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जयकरण वर्मा साहब, आपको प्रधानमंत्री के इस दौरे से क्या कुछ उम्मीदें नजर आती हैं? क्या उम्मीद आप लोगों ने लगा रखी है इस दौरे से? देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं तो उम्मीदें उनसे ही भारत देशवासियों को होती है और होनी भी चाहिए। लेकिन दुख इस बात का है कि जिस उम्मीद के साथ भारत के नागरिकों ने, भारतवासियों ने, भारत के मतदाताओं ने
माननीय मोदी जी को अपना प्रधानमंत्री चुनने का काम किया। लेकिन प्रधानमंत्री जी से जिस उम्मीद थी कि वो हमारे देश की तरक्की के लिए काम करने का काम करेंगे, लेकिन माननीय मोदी जी जब देश में रहते हैं तो मात्र और मात्र भारतीय जनता पार्टी के प्रचार मंत्री के रूप में रहते हैं, अपने पार्टी की तरक्की के लिए ही काम करते हैं। उनको देश और देश के लोगों की तरक्की का ध्यान नहीं रहता। और जब वो विदेश रहते हैं तो विदेश तो जाते हैं भारत के प्रधानमंत्री होने के नाते, उस हिसाब से उनकी गरिमा और उनको सम्मान मिलता है। लेकिन फिर भी हमें भारत देशवासियों को निराशा तब होती है जब ये बिना बुलाए पाकिस्तान जाते हैं और पाकिस्तान हम पर क्या आरोप और क्या हमें सिला देने का काम करता है। या जितने भी भारत के प्रधानमंत्री जी ने इतने दिनों में 2 काल में जो दौरा करने का काम किया है, इससे भारतवासियों को क्या लाभ हुआ है, अगर जो इसकी समीक्षा की जाती है तो हमें निराशा होती है। और दुख इस बात का होता है कि हमारे देश के नहीं, ये निराशा विपक्षी होने के नाते ज्यादा होती है या वाकई में आपको लगता है कि निराशाजनक स्थिति है? विपक्ष देखिए, विपक्ष की बात हम अपने देश में कर लेते हैं, हम भाजपा और कांग्रेस में आपस में लड़ लेते हैं, तो लेकिन वो हमारे देश के प्रधानमंत्री। सर, इसीलिए तो कह रहा हूं कि ये तो विदेश यात्रा पर प्रधानमंत्री गए हैं, घरेलू मुद्दों पर तो हम रोजाना बातचीत करते ही है ना। मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं कि क्या आपको लग रहा है कि दुनिया में भारत की धमक बढ़ रही है और क्या ये देश के लिए शुभ संकेत नहीं होना चाहिए? नहीं, देखिए, स्वघोषित हम विश्व गुरु भी अपने आप को कहते हैं, लेकिन स्वघोषित विश्व गुरु बनने से हमारा देश तरक्की नहीं हो जाता। जब हमारे देश में ही संसद भवन में एक घोषणा की जाती है, एक तरफ विश्व गुरु का नारा लगाया जाता है, दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि 80 करोड़ लोगों को हम मुफ्त में राशन देते हैं, तब हमारे भारतवासी जिंदा हैं, तो ये सुनकर बड़ा दुख होता है। देश में जा करके अगर यही भाषण हमारे नेता देंगे, हमारे मोदी जी देंगे और देश की कमियां गिनाएंगे और ये कहेंगे भारत में पैदा होना ही गुनाह है और यहाँ तो सांप बिच्छू पैदा होने का काम करते हैं। हमारा देश इतना गिरा हुआ था कि 2014 के बाद ही लोग वहाँ जिंदा है, बाकी तो कीड़े मकोड़े की जिंदगी जी रहे थे। तो शायद मुझे नहीं लगता कि हमारे देश का उससे गौरव और सम्मान बढ़ेगा। ठीक है जयकरण वर्मा साहब, आपका आकलन अलग है, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि जिस महत्वपूर्ण दौरे पर देश के प्रधानमंत्री गए हैं, आपको नहीं लगता कि G20 की मेजबानी भारत कर रहा है? आज के समय में G7 से ज्यादा प्रभावशाली समूह है। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ कि हमारे लिए गर्व की बात है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री हैं, हम लोगों ने उनको मतदान किया, हमको वोट दिया, सपोर्ट देने का कहा, हमारी उनसे उम्मीदें हैं, लेकिन उम्मीदें बार बार हमारी क्यों तोड़ी जाती हैं, हमें दुख क्यों पहुंचाया जाता है? हम भारत के लोग, हम भारत की तरक्की चाहते हैं, वो किसी भी प्रकार की तरक्की होगी तो हमें खुशी होगी, लेकिन दुख तो तभी होता है जब हमारे विश्वास को माननीय मोदी जी के द्वारा तोड़ दिया गया, तोड़ा जाता है। चले ठीक, आप कह रहे हैं कि विश्वास तोड़ दिया गया और आप कह रहे हैं कि ये दौरे से कोई ज्यादा लाभ मिलने वाला नहीं है। हालांकि इस उम्मीद के साथ देश के प्रधानमंत्री रवाना हुए हैं कि कम से कम महत्वपूर्ण दुनिया के देश जब इकट्ठे होंगे तो जो सामरिक समस्याएं हैं उनका कोई विकल्प, कोई निदान ढूंढने की कोशिश क्या इस पे हो सकती है? मैं मंजू मैम आपके पास आऊंगा। दुनिया के सामने मौजूद चुनौतियों से सामूहिक रूप से निपटने के लिए G7 कितना बड़ा प्लेटफॉर्म माना जाए? G7 के ये सबसे आपको आप जैसे जानते हैं, ये बहुत ही एक डेवलप्ड कंट्रीज का एक ऑर्गेनाइजेशन है और ये बनाया था फाइनेंशियल कोऑपरेशन और इश्यूज को एड्रेस करने के लिए, लेकिन काफी सालों से अब और इश्यूज के ऊपर भी ये फोकस कर रहा है। और इस वक्त पीस, न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट और इस किस्म की और एनर्जी सिक्योरिटी और इस किस्म की चीजों की बातचीत उसमें ज्यादा फोकस, ऑल इश्यूज उसमें डिस्कस होती हैं जो G7 कंट्रीज को इम्पैक्ट करती हैं और उनके जो पार्टनर कंट्रीज हैं और वर्ल्ड के सामने जो भी चुनौतियां हैं वो सभी को एड्रेस करते हैं। और इस वाले में जहाँ तक इस वक्त जो मेन इश्यूज है, एक तो मुझे ये जो यूक्रेन वॉर है उसको भी डिस्कस किया जाएगा एंड हाउ टू फाइंड अ सोल्यूशन, और जो रशिया की जो सैंक्शंस लगाई गई हैं और उसके इकोनॉमिक फॉल आउट जो हो रहे हैं, और यूरोप में भी जो एनर्जी सिक्योरिटी के और फूड सिक्योरिटी के सब जो मुद्दे हैं उनको उनके ऊपर भी डिस्कस किया जाएगा। और
कोशिश करेंगे वो कि कुछ ना कुछ इसमें से कोई सोल्यूशन निकाला जाए, क्योंकि उनको लग रहा है कि उनको इम्पैक्ट हो रहा है इन सब चीजों से उनकी इकोनॉमी पे, सारे 7 कंट्रीज। लेकिन मैम एक सवाल और भी इस बात को लेकर उठता है कि इस सम्मेलन के जरिए जो G7 देश हैं, क्या आपसी मतभेदों को दूर कर पाएंगे? कितनी उम्मीद आपको दिखाई देती है? वो आई थिंक सब मतभेद तो नहीं आ पाएंगे, क्योंकि यूरोप के कुछ अलग इस वक्त अप्रोच है निजी सिक्योरिटी को लेके, लेकिन वो सोल्यूशन हमेशा जब अगर पास्ट अब G7 की मीटिंग्स में देखा जाए, हमेशा थोड़े से डिफरेंसेस रहे हैं, लेकिन वो आपस के जो सिमिलैरिटीज ऑफ व्यूज हैं उनके ऊपर, जो उनके कॉमन इंटरेस्ट है उसके बेसिस पे वो नॉर्मली अपना एक कंबाइंड एक रेजोल्यूशन या सोल्यूशन निकालते हैं। और मुझे लग रहा है ऐसा ही इस बार भी होगा, क्योंकि उनको उनकी जो कॉमन गुड है उसको देखते हुए, कॉमन इंटरेस्ट को देखते हुए वो नॉर्मली एक अपना एक निकालते हैं। और वेरी ऑफ्टन इस वक्त अगर आप देखेंगे यूएस स्पेशली, क्योंकि लड़ाई में और उनकी इकोनॉमी में इस वक्त जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं और डॉलर को जो थ्रेट आ रहा है, लेकिन वो सब रखते हुए यूएस फिर भी सबसे इस वक्त बिगेस्ट पावर इस वक्त है। और सारे कंट्रीज की जो इकोनॉमीज है, G7 कंट्रीज की इकोनॉमीज है, वो उनके साथ काफी हद तक इंटरलिंक्ड है। ठीक है मैम, तो इसलिए वो सोल्यूशन जरूर निकालेंगे। नहीं, महेश वर्मा जी, G20 देशों में जैसे हम बात कर रहे हैं कि ज्यादा समर्थन जुटाना ये एक बड़ी चुनौती के तौर पर है, और जापान के हिरोशिमा में G7 सम्मेलन का आयोजन किया जाना विश्व शांति और परमाणु निरस्त्रीकरण का संदेश क्या दुनिया तक पहुंच पाएगा? क्योंकि बौद्ध भिक्षु आज वहां पर तख्ती लेकर बाकायदा पहुंचे, उन्होंने अपनी पीड़ा जाहिर करने की कोशिश की। ये क्या संदेश देने का प्रयास था? देखिए, भारत के हित में तो यही है जो आपने बात अभी कही, या मैडम ने भी जो बात कही जी, वो भी कहीं न कहीं समझ में आता है कि भारत के हित में आज की डेट में ये G7 की मीटिंग जो है, बैठक जो है, बहुत इम्पोर्टेंट है। भारत तो हमेशा शांति का जो है समर्थक रहा है। अब रही बात कि इसमें चीन और रूस के बिना जो ये मीटिंग की जा रही है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और पश्चिमी देश जो है जी, चले, महेश शर्मा जी की आवाज नहीं मिल पा रही है। जयकरण वर्मा साहब, आपको नहीं लगा कि पहले के मुकाबले G7 में इस बार भारत की उपस्थिति है वो कहीं ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही है? सर जी, मैं बार बार कह रहा हूँ, देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी का वहाँ पहुँचना हम लोगों के लिए गर्व की बात है, गौरव की बात है, और अपनी बहुत ही मजबूती के साथ उपस्थिति दर्ज कराते हैं। ये भी हम लोगों के सम्मान, भारतवासियों के लिए सम्मान की बात है। पर हम बार बार ये कहते हैं अक्षय जी कि जैसे जब चीन की बात आती है तो चीन के मुखिया को बुला करके झूला झुलाना और नमस्ते ट्रंप करना और बिन बुलाए पाकिस्तान चला जाना, और जो आप लोगों के माध्यम से, कई चैनल के माध्यम से जब हम लोगं को सुनाया जाता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री इतने बड़े नेता हैं, विश्व गुरु हैं, कि उनके कहने मात्र से यूक्रेन और रूस के युद्ध को रोकने की क्षमता है, अगर ये कह के तो रोक दिया जाता है। लेकिन यही हमें निराशा हाथ तब लगती है जब हमारे ही देश में मणिपुर में हिंसा होती है, लोग घर से बेघर हो जाते हैं, घर जला दिए जाते हैं, लोगों की हत्याएं कर दी जाती है, और माननीय मोदी जी के मुंह से एक शब्द भी अपने देश के लिए नहीं निकलता है, तब ये हमारे जैसे लोगों के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए, नागरिकों के लिए एक अभिशाप बन जाता है कि हमारे माननीय मोदी जी का दिल और दिमाग कहाँ है। क्या अपने आप में ही ये अपने ही प्रचार प्रसार के लिए प्रधानमंत्री शब्द को प्रयोग करने का काम करते हैं, या जिस उम्मीद के साथ भारत देश की जनता ने उनको चुनने का काम किया है उस पर भी कभी इनका दिल और दिमाग होगा? मुझे लगता नहीं ऐसा। बाकी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, माननीय है, सम्मानीय है, उनका कहीं सम्मान होगा तो भारत का भी सम्मान होगा, हमारा भी सम्मान होगा। बस पर इतना निवेदन है आपके माध्यम से कि देश की तरक्की के लिए, देश की खुशहाली के लिए भी माननीय मोदी जी कुछ तो करिए। महेश वर्मा जी, क्या जवाब दीजिएगा? वो कह रहे हैं कि उम्मीदें तो बहुत हैं लेकिन उम्मीदें पूरी होती नहीं है। ऐसा अवसर जो है कभी मनमोहन सिंह जी के टाइम में या कभी भी ऐसा मौका मिला नहीं कि आप G7 में आपको पूछा जाए। आज G7 में जब चीन और रूस के बिना
पश्चिमी देश कहीं प्रधानमंत्री जी के साथ मंत्रणा करके और कहीं पूरे विश्व की रणनीति बना रहे हैं, इसका महत्व एक भारतीय को समझ में आना चाहिए। जो चीन के साथ जो है गलभैया करने वाले लोग और चीनी दूतावास में गुपचुप तरीके से मीटिंग करने वाले। वर्मा जी तो कह रहे हैं झूला तो आप लोग भी झुलाते थे। बोलिए ना, हमारे झूले का हम अपने हित में नहीं झुलाते थे, हम भारत के हित में झुलाते हैं। ये तो अपने हित साधना के लिए गए फंड, ये चाइना से लेते हैं, चाइना के लिए काम करते हैं। सवाल यह है कि आपको जो है इस देश से लेना देना कुछ नहीं है, आप देश हित में जो जरूरी है वो बात करिए। चले ठीक, वर्मा जी कुछ कहना भी चाह रहे हैं और साथ ही जो अभी सवाल उठाए कि चीन को लेकर भारत की क्या स्ट्रेटेजी है, क्यों उस पर लगाम नहीं कस पा रही, पाकिस्तान को लेकर भी उनकी तरफ से सवाल उठाए गए हैं। लेकिन क्वाड बैठक भले ही रद्द हो चुकी हो, वर्मा जी आपको नहीं लगता कि ये चाहे क्वाड में शामिल होना हो या फिर जो विदेश नीति के माध्यम से कूटनीतिक तरीके से चाइना पर दबाव बनाना हो, पाकिस्तान पर दबाव बनाने की कोशिश हो, क्या आपको नहीं लग रहा कि ये सही दिशा में कदम है? कहां पर आपको लूपहोल्स नजर आते हैं? नहीं, अच्छा जी देखिए, अभी हमारे बीजेपी के साथी का कहना था कि मनमोहन जी की सरकार में ऐसा नहीं था। ठीक कह रहे हैं, महेश वर्मा जी का कहना एकदम ठीक था, क्योंकि मनमोहन सरकार में ऐसी गिरावट वाली व्यवस्था नहीं थी। हमारे सरकार में कभी पुलवामा हमला नहीं हुआ, करने की कोशिश। सर मुद्दे से हम लोग भटक रहे हैं ना वर्मा जी, मुद्दों पर रहते हैं। आज हम देश के प्रधानमंत्रियों पर चर्चा नहीं कर रहे हैं ना सर, हम G7 पर कर रहे हैं। G7 से क्या उम्मीदें हो सकती हैं? क्या भाजपा के प्रवक्ता जो सवाल मुझसे पूछ रहे हैं, क्या उसका जवाब देने का अधिकार मुझे नहीं है? नहीं, बिल्कुल है सर, बिल्कुल दीजिए जवाब। कि पाकिस्तान सवाल ही नहीं पूछा। चले गए माननीय मोदी जी, शायद मनमोहन सिंह नहीं जा पाए, और चीन जो इनके राज में 9 सालों में घर बना रहा है, शायद मनमोहन सरकार में नहीं बना पाया है। आज उसकी जो विदेशों की दुस्साहस हो रही है भारत देश में घुसपैठ करने का और घर बनाने का या आंख दिखाने का। चले ठीक, इसको हम पॉलिटिकल मुद्दा नहीं बनाते हैं, इसको हम देखते हैं कि ये देश के लिए कितना मुफीद साबित हो सकता है, क्योंकि चर्चा के तो समापन का वक्त है। बड़े शॉर्ट में मंजू मैम, मैं एक रिएक्शन आपसे जरूर लेना चाहूंगा, क्योंकि भारत की मजबूत पकड़ जो कहा जा रहा है कि एशिया से लेकर अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और पश्चिमी देशों में भारत की मजबूत पकड़, ये रणनीति आपको नहीं लगता कि चीन की बेचैनी को बढ़ाने वाली है, चीन की चिंता को बढ़ाने वाली है? रणनीति तो उनकी चिंता को बढ़ाएगी, लेकिन हमको ये भी याद रखना होगा कि चीन ऑलरेडी काफी हद तक वहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है सब कंट्रीज में, और अपना जो इम्पोर्टेंस है वहाँ पे, अपना जो इन्फ्लुएंस है बढ़ा दिया है उसने ऑलरेडी काफी हद तक। और अब इंडिया तो शुरू से रहा है इन सब डेवलपिंग कंट्रीज के साथ, लेकिन ऑन स्मॉलर स्केल। लेकिन अब हम जो रैंप अप कर रहे हैं और थोड़ा और एक्टिव हो रहे हैं उस डायरेक्शन में, तो चीन को लगता है कि हाँ, इंडिया को कैसे स्टॉप किया जाए और अपना इन्फ्लुएंस और बढ़ाया जाए सब स्मॉलर कंट्रीज डेवलपिंग वर्ल्ड में। लेकिन अभी जो पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज के साथ भी जो फोरम इंडिया का है, जो मीटिंग होने वाली है पोर्ट मॉस्बी में, वहाँ पे भी एक चीन काफी दिनों से पैसिफिक आइलैंड को भी टारगेट कर रहा है अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए। और इंडिया, लेकिन हमें एक तो अच्छी बात है, इंडिया बहुत सालों से वहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है, हाँ ऑन अ स्मॉलर स्केल, बट हमारी जो डेवलपमेंट पार्टनरशिप है, स्कॉलरशिप्स है, कैपेसिटी बिल्डिंग है, वो बहुत सालों से उनके साथ ऑलरेडी चल रही है। नहीं, चीन की विस्तारवादी नीति तो किसी से छुपी नहीं है, लेकिन भारत किस तरीके से लगाम कर सकता है और उसके लिए कूटनीतिक रास्ता ही अख्तियार करना जरूरी होता है। समय का अभाव है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो सवाल यही है कि क्या पहले के मुकाबले G7 में इस बार भारत की उपस्थिति और ज्यादा दमदार नजर आ रही है, और क्या जो ज्वलंत समस्याएं हैं इस G7 के माध्यम से उन समस्याओं का कोई ना कोई निष्कर्ष सामने आ सकता है, चाहे भारत के बढ़ते साख से संबंधित हो या फिर G7 के बहाने भारत क्या साझीदार देशों से संबंधों की नई इबारत लिखने में कामयाब होगा। खैर, प्रधानमंत्री रवाना हो चुके हैं, लेकिन देखना होगा कि इस दौरे से भारत को हासिल क्या होता है। इसी के साथ मुद्दा में आज के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी।